नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में ये बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न केवल शिवाजी से माफ़ी मांगनी चाहिए बल्कि महाराष्ट्र की पूरी जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो उनकी स्टैचू है, उनकी प्रतिमा है, जो वो आंधी और बरसात में गिर गई, तो इसको लेकर के उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगने की बात कही बल्कि प्रधानमंत्री को पूरे महाराष्ट्र की जनता से माफ़ी मांगने की बात कही। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री ने बहुत द्रवित शब्दों में छत्रपति शिवाजी महाराज से माफ़ी मांगी और जितना हम्बल ढंग से हो सकता था उतना मांगी। एक और बात है जो राहुल गांधी ने का जो आज का भाषण था महाराष्ट्र में, जो चुनावी उन्होंने अपनी रैली शुरू की है उसके बाद से, उसमें ये कहा गया कि प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र की जनता से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने सोशल मीडिया का जो उनका टीम है उसको दुरुस्त करना चाहिए और केवल गाली गलौच बेहतर करने से अच्छा होगा कि कंटेंट बेहतर करें, फैक्चुअली वो करें और झूठ से बचने की कोशिश करें। एक बार फिर झूठ फैलाते हुए उन्होंने झूठ फैलाते हुए या एक बार फिर इग्नोरेंस दिखाते हुए ये बात कही कि प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। शायद उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण है वो नहीं सुना, ना उनकी सोशल मीडिया, और राहुल गांधी तो सुनेंगे ही नहीं या उनके प्रवक्ता भी नहीं सुनेंगे, लेकिन कम से कम जिन लोगों को रिबटल करना होता है उनको तो सुनना चाहिए, जिनको जवाब देना होता है उनको तो सुनना चाहिए। उन्होंने पूरा भाषण नहीं सुना। प्रधानमंत्री ने उतने ही उसी भावना के साथ महाराष्ट्र की जनता से ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता से उन्होंने ये बोला कि जो लोग भी शिवाजी महाराज को अपना आराध्य मानते हों, मैं उस हर व्यक्ति से क्षमा मांग रहा हूँ। और ये उनका प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसका हिस्सा है। तो सबसे पहली बात ये है कि झूठ बोलना जो कांग्रेस का आजकल नया शगल बना हुआ है, वो इस तरह का काम उन्होंने शुरू किया है और आइडियोलॉजी से डिविएट करना वो एक है, उस पर काम कर रहे हैं। अब इसमें जो मसला है कि उन्होंने ये बात कही और उसके बाद जब उन पर इस तरह की बात कही जाएगी तो वो रटा उनके पास डायलॉग है कि मैं गांधी हूँ और इस तरह की बात नहीं करता हूँ, सावरकर नहीं करता हूँ, सावरकर की तरह से माफ़ी नहीं मांगता हूँ। जबकि इस तरह की गलत बयानी और इस तरह के गलत स्टेटमेंट को लेकर के वो लगातार कटघरे में रहे हैं और अपने स्टेटमेंट को वो बदलते रहे हैं। इस पर बाद में आएंगे। पहले बात करते हैं कि वो जो बात कह रहे हैं शिवाजी को लेकर के, वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। और एक और उनका ये कहना है कि इससे मराठा सेंटिमेंट हर्ट हुआ है और महाराष्ट्र की जनता को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो क्या जब राहुल गांधी सावरकर के बारे में ऊटपटांग बात करते हैं, फैक्चुअली गलत बात करते हैं और जो चीज़ उनको नहीं समझ में आती है वो उसकी बात करते हैं, तो वो महाराष्ट्र की जनता का अपमान नहीं है। उन्होंने वीर सावरकर को लेकर के ये बोला था कि उन माफ़ी मांगने वाले हैं और यहाँ तक बोला था कि मैं सावरकर नहीं हूँ, गांधी हूँ जो माफ़ी मांगे। अब क्या इस बात से महाराष्ट्र की जनता आहत नहीं हुई है? बिल्कुल आहत हुई। और इसको लेकर के बावजूद इसके कि शिवसेना के साथ वो सरकार में थे, शिवसेना ने अपना विरोध दर्ज कराया था, यहाँ तक कि शरद पवार ने भी इस पर विरोध दर्ज कराया था, इसलिए कि इससे मराठा वोट प्रभावित होता है। शिवसेना ने तो इसका खुलकर विरोध किया था।
अब जो राहुल गांधी का दंभ है, राहुल गांधी के दंभ पर आते हैं। राहुल गांधी ये दंभ करते हैं कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, एक बात, और दूसरा ये बात वो करते क्यों हैं, दूसरी बात, ये दोनों महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने जब ये कहा था कि आरएसएस ने गांधी को मारा है, तो इसको लेकर के राजेश कुंटे ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। और जब राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट जो है वो बदल दिया। उन्होंने फिर कहा कि नहीं, मैंने तो ये कहा था कि आरएसएस ने नहीं, आरएसएस से जुड़े लोगों ने मारा था। खून की दलाली जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उसमें राहुल गांधी ने खून की दलाली की बात कही थी, और ये 2016 की घटना है। जब इस पर विरोध हुआ, जब ये मामला कोर्ट में गया, तो उन्होंने बोला कि ये नहीं, यहाँ भी हमारे सेंटेंस को गलत इस्तेमाल किया गया है। मेरा ये कहना है कि सरकार को, सेना को राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि वो इस पूरे मामले को, चाहे सावरकर का मामला हो चाहे और मामला हो, उसका सिर्फ केवल राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। तीसरे उस पर आते हैं, राफेल के मामले को लेकर के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सीधा अटैक करते हुए चौकीदार चोर कहा था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उनको लताड़ लगाई थी, मीनाक्षी लेखी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अपनी याचिका दायर की थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ने इसमें फॉल्सली, गलत ढंग से, जैसे आज उन्होंने झूठ बोला कि प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र की जनता से माफ़ी नहीं मांगी, वैसे ही उन्होंने ये झूठ बोला कि ये जो बात चौकीदार चोर वाली है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल नाराज़गी जताई बल्कि इस मामले में राहुल गांधी से अनकंडीशनल अपॉलजी करने को कहा, जो उन्होंने किया। तो ये कहना कि राहुल गांधी हैं या गांधी जो है वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, उनका एक लंबी फहरिस्त है, जहाँ पर वो अपनी बात को रिट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पर वो अपनी माफ़ी मांगते हैं। और नाभा मामले में जिस तरह से मोतीलाल नेहरू ने माफ़ी मांगी थी वो सबको मालूम है। और ये जो ऑटोबायोग्राफी नेहरू की है उसमें लिखा हुआ है कि क्यों जब वो अपने को प्रिजनर्स को फेस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कि उनको शर्मिंदगी थी कि वो जिस शर्त पर उनको जवाहरलाल नेहरू को रिहा किया गया था, उस शर्त का हिस्सा ये था कि राहुल गांधी क्षमा कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू नाभा दोबारा नहीं जाएंगे। और जवाहरलाल नेहरू नहीं गए। अगर ऐसी स्थिति थी, जबकि बाकी जो प्रिजनर्स उनके साथ थे वो गए नाभा, तो ये स्पष्ट बात है कि वो ऐसा करते हैं। अब राहुल गांधी ये इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं, चाहे वो शिवाजी को लेकर के हो, चाहे वीर सावरकर को लेकर के हो, चाहे संघ को लेकर के हो। संघ को लेकर के वो बोलते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा है, आरएसएस के बारे में वो बोलते हैं, गांधी की हत्या में नाम जोड़ते हैं। ये क्यों बोलते हैं? ये सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि इससे मुस्लिम वोट पोलराइज होता है और उसका एक मुश्त फ़ायदा होता है, और उसका फ़ायदा उनको 2024 के चुनाव में हुआ, जो साफ तौर पर दिख रहा है। और उस रणनीति को, उस योजना को वो आगे ले जाना चाहते हैं मुस्लिम वोट को लामबंद रखने के लिए। ये सबसे बेहतर स्ट्रैटजी है। डेवलपमेंट आप कीजिए नहीं, आप उनके वेलफेयर के लिए कोई काम कीजिए नहीं। 1-2% जो बड़ा पसमानदा समाज है, उस पसमानदा समाज को आप सिंबॉलिकली कुछ सुविधाएं मुहैया कराते रहिए, वो बाकी सारे के सारे समाज को आपके साथ लामबंद करा देगा, इस बात पर कि हिंदू आपके खिलाफ है। हिंदू घृणा फैला करके वो पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को लामबंद कर देगा। और यही पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ जो अशराफ वर्ग है वो करता रहा है, और यही अब तक है। और अब हालांकि छुटपुट आवाज़ें उठने लगी हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है, इसलिए कि वो इस बात को स्वीकार अभी नहीं कर रहा है कि उनके यहाँ भी जाति व्यवस्था के नाम पर उनको नुकसान है, और उनके लिए अलग मस्जिदें और बहुत सारी और चीज़ें, अलग ग्रेवयार्ड तक हैं, जहाँ पर ऊंचे, जहाँ पर बड़ी जाति के मुस्लिम लोगों को दफनाया जाता है, उनसे अलग। ये बड़ा एक मसला है।
अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है जो जिस पर राहुल गांधी या कांग्रेस का अपना दावा होता है, और वो ये कहते हैं कि वो इस देश में जो लोग हैं उनको सबको एक बढ़िया बेहतर वो करना चाह रहे हैं, वो जोड़ना चाह रहे हैं लोगों को। वो जोड़ इस तरह से रहे हैं, वो कास्ट इनमरेशन की बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होगी तो जो जो जाति की जो लाइन थी वो धीरे धीरे ब्लर होने लगी थी, वो धूमिल होने लगी थी। उस लाइन को जातीय जनगणना के कारण और उभारेंगे, और उसमें अब ओबीसी में आपस में लड़ाएंगे, दलितों को आपस में लड़ाएंगे, और अपर कास्ट और दलितों और ओबीसीज का और एमबीसीज का जो डिवाइड है उसको बढ़ाएंगे। अब इसमें फ़ायदा किसका है? इसमें फ़ायदा जो जिनको वो अपीज़ करते रहें उसका है, और ये इसीलिए किया जा रहा है। अभी इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात और है, जो ये कहा जाता है कि भाजपा डिवाइड करने की कोशिश कर रही है और एक विशेष सेगमेंट को का ध्यान रखती है, तो और वो सेगमेंट के हिसाब से 90% को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उस 90% में 14% मुसलमान भी है, और उसमें पूरा का पूरा मुसलमान, जब वो 90-10 की बात करते हैं तो मतलब ये कि जो लोग ये दावा करते हैं कि वो 800 साल तक उन्होंने भारत पर शासन किया, वो भी इतने गरीब हैं कि एक गरीब ब्राह्मण या गरीब राजपूत या गरीब कायस्थ या गरीब बनिया से खराब स्थिति में है। ये एक अलग नैरेटिव है। ये जो 90-10 वाला नैरेटिव शुरू हुआ है ये डिविसिव नहीं है, लेकिन अगर हिंदू एकता की बात की जाए तो वो डिविसिव होता है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी के पास ये विशेषाधिकार है कि वो कुछ भी बात करें, वो डिविसिव नहीं होगा। वो अगर कश्मीर जाते हैं और ये कहते हैं कि कश्मीर में बाहरी मतलब यूपी बिहार के लोग आकर के रह रहे हैं तो वो एकता का सूत्र है। वो अगर उत्तर प्रदेश में जाते हैं और ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेश के लोग हैं तो वो डिविसिव नहीं है। वो अगर महाराष्ट्र जाते हैं और ये बोलते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग नौकरियों में हैं, गुजरात के लोग हैं, तो वो डिविसिव है। वो उत्तर प्रदेश में जाकर के ये कहें कि यहाँ गुजरातियों ने, मराठियों ने, कन्नडिगा ने और तमिल्स ने बहुत सारे जगहों पर, या मराठियों ने या और इस तरह के लोगों ने व्यापारों में वो कर रखा है, तो ये जोड़ने वाला है, एक सूत्र में काम करने वाला, ये डिविसिव नहीं है। और ये विशेषाधिकार सिर्फ राहुल गांधी को है। अगर ये बात प्रधानमंत्री या कोई और जा कर के कहता है, प्रधानमंत्री अगर गुजरात के लिए कुछ करते हैं, महाराष्ट्र के लिए कुछ करते हैं, वो या इस देश में के ग्रोथ के लिए जो काम है उसके लिए कुछ करते हैं, वो डिविसिव है। इसलिए कि उनके पास, प्रधानमंत्री के पास सिर्फ और सिर्फ गुजरात में काम करने का या गुजरात के विकास करने का, अगर वो काम कर सकते हैं, वो उतना ही अधिकार है। उससे आगे अगर वो जाते हैं तो वो अपने अधिकारों से, अपने अधिकारों की, अपने राइट्स की प्रवंजना करते हैं। उसको ये अधिकार कि वो उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में बोलें कि उनके पास पॉलिटिकल सेंस नहीं होता है, साउथ के लोगों के पास पॉलिटिकल सेंस होता है, वो कश्मीर में जा कर के ये बोलें कि आपका हक दूसरे लोग मार रहे हैं, महाराष्ट्र में जा कर के कुछ बोलें, नॉर्थ ईस्ट में जा कर के कुछ बोलें, ये विशेषाधिकार सिर्फ राहुल गांधी के पास है। तो ये जो एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स चल रही है और ये एकता के सूत्र में पिरोने का जो ढोंग चल रहा है, वो सिर्फ आप कांग्रेस के वक्तव्यों में या कांग्रेस के नेता के उसमें पा सकते हैं, जो इस देश में जितना ज़्यादा डिवीज़न हो सके, विशेष रूप से हिंदू समाज में, उसके लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। चाहे कास्ट एनुमरेशन की बात कर लें, चाहे 90-10 की बात कर लें, या कश्मीरी यूपी की बात कर लें, चाहे गुजराती वर्सेस मराठी की बात कर लें, चाहे साउथ वर्सेस नॉर्थ की बात कर लें, चाहे नॉर्थ ईस्ट वर्सेस उसकी बात कर लें। सबको मालूम है कि स्वयं पित्रोदा ने किस तरह की बात भारत के लोगों के बारे में की थी। ये कांग्रेस का चरित्र है। आज के लिए बस इतना ही।
आप हमारे साथ चैनल पर जुड़िए, हमको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर कल किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।